मुसद्दिक भाई, ट्रम्प का मूड तो कभी भी चेंज हो सकता है, ये तो हमने देखा है। इज द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल गाय। पाकिस्तान के लिए ट्रम्प से मामलात जो हैं, गिवन सिनेरियो में आप किस तरह उसको देखते हैं? और मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं करूंगा इस पर कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं मजम्मत की। इस बात हमें करने की क्या जरूरत है भाई? हमारा वेनेजुला से क्या लव लॉस है? और इखलाकियात का तो कोई ताल्लुक ना लोकल पॉलिटिक्स में ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ताकत ही सब कुछ है और हमारा नेशनल इंटरेस्ट। मुसद्दिक साहब, योर व्यूज ऑन इट। भाई सबसे पहले तो आपने इब्तदाइये में ही सारे जवाब दे दिए। आपने कहा ताकत ही ताकत का सर चश्मा है और ताकत ही हर चीज़ को चलाती है और ताकत ही अखलाकियात हैं। तो अब तो ये सवाल ही अजीब सा लग रहा है। पहले आपके इब्तदाइये के बाद मैं तो आपके इब्तदाइये में इतना खो गया हूँ कि कोई और ख्याल मेरे जहन में नहीं आ रहा। और जो थोड़े बहुत कोई ख्यालात थे मेरे दिमाग में कोई आइडियलिज़म के, वो तो भग से उड़ गए। पहले 30 सेकंड में 1 मिनट के अंदर अंदर आपने तमाम रोमांस ज़िंदगी से, तमाम वो सोच के ये होता है, अखलाक होता वगैरह वगैरह आपने सिफर कर दिया। अब सारा कुछ सिफर करने के बाद आप क्या पूछते? लेकिन ओवरऑल अगर मैं जो गुफ्तगू अभी तक हुई है अगर मैं उसको सुनूं तो मेरा ख्याल ये है कि जो सैयद मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं वो ज़रा हकीकत के ज़्यादा करीब है। मुझे भी अब ऐसा लगता है कि ये जो इस वक्त डिबेट है वो कुछ यूनिपोलर और मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ तो शायद कुछ हो उसका झुकाव 19-20 का, मगर असल जो मामला है वो है यूनिलैटरलिज्म का। यानी इस वक्त जो चल रहा है, जो नई नई चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं, प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और इस तरह की ना जाने क्या क्या नई नई डॉक्ट्रिन्स बन चुकी हैं, ऑफेंसिव डिफेंसिव या डिफेंसिव ऑफेंसिव। तो कुछ समझ नहीं आती कि आप कब डिफेंसिव हैं कब ऑफेंसिव हैं। वो कहते हैं जब हम ऑफेंस करें तो डिफेंसिव है, जब हम डिफेंड करें तो ऑफेंसिव, ना जाने क्या क्या है। मगर बुनियादी नुक्ता ये है कि आप इज़राइल की जंगें देख लें जो अभी हुई हैं, या हमारे हमसाये ने जो थोड़ी मुंह की खाई हमारे मुल्क के साथ तनाज़ा खड़ा करके, इन तमाम चीज़ों को देख लें तो जो ट्रेंड चल रहा है वो यूनिलैटरलिज्म की तरफ चल रहा है। और ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ दिफाई ट्रेंड नहीं है, ये इकोनॉमिक ट्रेंड भी है। चाहे आप टैरिफ वॉर्स को देख लें या बायलैटरल, जिस तरह मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ इकोनॉमिक ख़त्म हो रही हैं और बायलैटरल निगोशिएशंस ममालिक की हो रही हैं, तो हर चीज़ से जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक यूनिलैटरलिज्म है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा करे उस यूनिलैटरलिज्म में तो फिर बायलैटरलिज्म तक बात पहुंचती है, और मल्टीलैटरलिज्म तो वो लागर लगता है इदारे बिल्कुल हो चुके हैं, ये बज़ाहिर दिखता है। अब बात यह है कि जो इस यूनिलैटरलिज्म के ख़िलाफ़ हेज है, यानी उसके ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन है, वो आपकी ताकत है, जिस तरह मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे। बात यह है भाई कि अगर आपके पास वो हथियार ना होते या वो टेक्नोलॉजी ना होती जिसके ज़रिए आपने डिजिटली भी हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी और आपने उनके परिंदों की तरह जहाज़ गिराने शुरू कर दिए, ये तमाम चीज़ें आपकी क़ुव्वत की वजह से हैं, ताकत की वजह से हैं। तो किसी भी मुल्क का यूनिलैटरलिज्म की नज़र से आपको या उस जाविये से आपको देखना जो है, उसके ख़िलाफ़ आपकी प्रोटेक्शन जो है वो आपकी दिफाई कैपेबिलिटी, और दिफाई कैपेबिलिटी जो आपकी है वो जुड़ी हुई है आपकी इक़्तिसादी ताकत से। इसका मतलब है कि उस दिफाई कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए आपको इक़्तिसादी ताकत भी बनना पड़ेगा और इक़्तिसादी तौर पे भी आपको तरक्की करनी पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे ये बात हो रही है रीजनल प्लेस की, हमारा भी एक पोर्टफोलियो है। उस पोर्टफोलियो के अंदर हमारे दिफाई रिलेशनशिप्स भी हैं और हमारे मुआशी और इक़्तिसादी रिलेशनशिप्स भी हैं। तो हमारी अभी तक तो भले से अच्छा चल रहा है, हमारे यूरोप से बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मशरिक़ वुस्ता से तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एक बात बताइए, सॉरी आपकी बात में हमारे कट कर रहा हूं, चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे अमेरिका से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी बहुत बड़ी मंडियां हैं, यूरोप और अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि चीन की सिर्फ नहीं हमारी भी हैं। इस वजह से हम भी एक बैलेंसिंग तरीक़ा कार से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को इक़्तिसादी तौर पे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को दिफाई तौर पे भी मजबूत कर सकें, अपनी मईशत को भी बढ़ा सकें और अपने बच्चों को भी बचा सकें। मैं एक बीच में आपसे सवाल करना चाह रहा था, इससे पहले मैं वैसे आपके पास जाऊँ।
پھر آپ نے یہ کیسے بیلنس کیا کہ امریکہ نے ایکچولی بہت بڑی ناراضگی کی وجہ جو وینیزویلا کے ساتھ تھی، obviously تیل امریکہ کو وہ نہیں دے رہے تھے، اس کے بجائے وہ کیوبا کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا امریکہ جتنا یہ تھا کہ وہ رشیا اور چائنا کو جو دے رہے ہیں تیل. آپ نے کس طرح، جبکہ عمران خان نے ہمیں بتایا تھا کہ امریکہ اس لیے ناراض ہو کے حکومت ان کی پلٹائی بقول عمران صاحب کے، جس کا میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس کا، کیونکہ ہم رشیا سے تیل کی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن PDM-1 کی گورنمنٹ میں آپ پھر جب رشیا سے تیل کا ایگریمنٹ کر کے آئے تو امریکہ کا پریشر آپ پہ نہیں آیا؟ کیونکہ امریکہ کا پریشر تو وینیزویلا بھی نہیں اٹھا سکا اس وقت. تھوڑا اس کا بھی بتا دیں، پھر میں ذرا ویس صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ کو بڑی جی دیکھیں، آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جب وہ ہم نے رشیا سے تیل لیا تھا اور 2 شپس ہمارے آئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے روس سے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ وہ کلپ چلا سکتے ہیں ان کا بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تمام معاملات طے کرنے شروع کیے تو ہم نے تمام جو اپنے دوست، حریف جو بھی ممالک تھے ماں سوائے 1-2 کے جن سے ہم بالکل کوئی ہماری کنسیڈریشن نہیں ہوتی، ان کو سب کو آن بورڈ رکھا، اور جو بین الاقوامی اس وقت کے قواعد اور قوانین تھے ان کی مطابقت سے ویزیبلی سب کو بتا کے کہ اس طرح یہ سٹرکچر ہے، اس طرح ہم کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسا کام کیا پریشر نہیں تھا آپ کے پاس امریکہ کا، آپ یہ کہہ رہے ہیں بات نہیں تھی. اور نہیں کوئی پریشر نہیں آیا بھائی. اگر وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو کیا پریشر ہے؟ جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں، تو یہ پریشر تو ہمیں دنیا ٹی وی سے صرف آ رہا ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل آ گیا پوائنٹ. نہیں یار، وہ عمران خان صاحب کی آپ اگر ساری باتیں مانیں گے تو نہ جانے کہاں کہاں آپ کو آگ لگانی پڑے گی. پوائنٹ آ گیا سر، اس وجہ سے وہ بات آگے لگانی پڑے گی. اور آخری بات جی وہ، لیکن اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ایروگنس یونیلیٹرلزم کر کے ہمارے ریجن میں، بالخصوص میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہیوبرس اور ایروگنس بھارت میں آ گئی تھی، جس کے بعد اس کو منہ کی 2 مرتبہ کھانی پڑی پچھلے 2-3 سال میں. مگر اب بین الاقوامی سطح پہ بھی جو اس کو ایک کولڈ شولڈر مل رہا ہے، وہ غالباً ان پارٹ اسی ہیوبرس کی وجہ سے میرے خیال میں.